हेलो फ्रेंड दोस्तों, विरासत में मिली संपत्ति में चल या अचल संपत्ति शामिल होती हैं। भारत में उत्तराधिकार कानून पर्सनल लॉ के अनुसार लागू होता है। आप शायद अपनी विरासत में मिली संपत्ति पर कर देनदारी के बारे में सोच रहे होंगे। आपकी विरासत में मिली संपत्ति में अचल संपत्ति या रियल एस्टेट संपत्ति और चल संपत्ति जैसे सोना, म्यूचुअल फंड, एफडी आदि शामिल हो सकते हैं। भारत में किसी भी विरासत में मिली संपत्ति पर कर देनदारी की अलग अलग शर्तें हो सकती हैं। यहाँ वह सारी जानकारी है जो आपको विरासत कर के बारे में जानने के लिए आवश्यक है। अब बात करें विरासत कर क्या है, तो विरासत कर एक प्रकार का कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा उसकी पैतृक संपत्ति से अर्जित आय पर लगाया जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक की संपत्ति उसके कानूनी उत्तराधिकारियों जैसे बच्चों, पोतों, पोतियों या बाड़ों को दे दी जाएगी। कई बार विरासत में मिली संपत्ति नए मालिक के लिए आय का एक स्रोत होती है, किराया, ब्याज आदि। जब उत्तराधिकारी मालिक बन जाता है तो आय उसके पास चली जाती है, इसलिए नए मालिक को इस आय की घोषणा करनी होगी और तद अनुसार कर का भुगतान करना होगा। विरासत कर के तरीकों की बात करें तो उत्तराधिकार की विरासत ये विरासत का एक पुराना और पारंपरिक तरीका है। उत्तराधिकार की विरासत एक दस्तावेज है जिसमें मृत व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का वैध मालिक पहले ही घोषित कर दिया है। नामांकन द्वारा विरासत की बात करें तो एक व्यक्ति अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति घोषित कर सकता है। तब नामांकित व्यक्ति किसी भी संपत्ति और उससे होने वाले लाभ का वैध मालिक बन जाता है। संयुक्त स्वामित्व द्वारा विरासत की बात करें तो यदि कोई संपत्ति दो या दो से अधिक लोगों के संयुक्त स्वामित्व में है तो उत्तरजीवी को दूसरे मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार मिलता है। आइए अब देखते हैं कि विभिन्न विरासत शर्तों पर कर देनदारियां क्या हैं। विरासत में मिली संपत्ति पर कराधान की बात करें तो भारतीय परिदृश्य में उत्तराधिकार कानून व्यक्तिगत कानून के अनुसार लागू किया जाता है। यानी किसी हिंदू की मृत्यु होने पर संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वगैरह के मुताबिक किया जाएगा। 1961 के आयकर अधिनियम के अनुसार विरासत में मिली संपत्ति चाहे वे चल हो या अचल हो पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। हालांकि यदि नया मालिक संपत्ति बेचने का निर्णय लेता है तो कर लगाया जाएगा। म्यूचुअल फंड, सोना, शेयर आदि जैसी चल संपत्ति के मामले में नया मालिक कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जब वे इस चल संपत्तियों को बेचने का निर्णय लेगा तो उसे कर का भुगतान करना होगा। निम्नलिखित स्थितियां आपको स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद करेगी। तो अचल संपत्ति की विरासत पर कर की बात करें तो विरासत में मिली संपत्ति बेचते समय बेची गई संपत्ति से दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करने का ध्यान रखें। यदि संपत्ति अधिग्रहण की तारीख से 3 साल से अधिक समय तक रखी जाती है तो संपत्ति की बिक्री में धन प्राप्त करने के बाद नए मालिक पर कर देनदारी बनती है। पूंजीगत लाभ कर पर बचत करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54 में कहा गया है कि नए मालिक को इस कर से छूट दी जा सकती है यदि वे बिक्री आय को समान या अधिक मूल्य की किसी अन्य संपत्ति में निवेश करता है। यदि खरीदी गई संपत्ति कम मूल्य की है तो शेष राशि आयकर दाखिल करने से पहले पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा की जानी चाहिए। एक एनआरआई विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम के तहत भारत में संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है और विरासत पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यदि विरासत में मिली संपत्ति का मूल्य 30 लाख रुपए से अधिक है तो नए मालिक को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। हालांकि यदि यह किसी व्यक्ति के पास एकमात्र संपत्ति है तो उसे संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। चल संपत्ति की विरासत पर कर की बात करें तो चल संपत्तियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारी, नामांकित व्यक्ति या संयुक्त मालिक उन्हें बेचने का फैसला नहीं करता है। हालांकि चल संपत्ति प्राप्त करने के मामले में विरासत के मालिक को कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। बैंक खाता विरासत में मिलने की स्थिति में आपको खाते का नाम बदलकर मृत खाता धारक कर देना होगा। यदि आप नामांकित उपजीवी या कानूनी उत्तराधिकारी हैं तो खाते से निकासी करने के लिए आपको पाइपलाइन प्रवाह का श्रेय दिया जाएगा। यदि आपको लॉकर विरासत में मिला है तो लॉकर का सामान आपके स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बैंक क्षतिपूर्ति के बदले आपका सामान जारी कर देगा। यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि संपत्ति एक सावधिक जमा है
तो नया मालिक एफडी के परिपक्व होने तक इंतजार कर सकता है या समय से पहले एफडी खाता बंद करवा सकता है। ये मामले में बैंक खाता धारक के नाम के आगे मृतक जोड़ देगा। विरासत में मिली शेयर के मामले में विरासत की विधि के आधार पर डिमोनेटाइज्ड फर्म संयुक्त खाता धारक नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को स्वचालित रूप से स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब आप केवल अपने रिटर्न के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी जीवन धारक की मृत्यु के बाद परिपक्व होता है। इस मामले में नामांकित व्यक्ति को दावा प्राप्त करने के लिए कुछ दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक है। विरासत में मिले वाहन के मामले में नए मालिक को राज्य आरटीओ में एक आवेदन दाखिल करके वाहन को अपने नाम पर हस्तांतरित करना होगा। उपरोक्त शर्तों को जानने से आपको किसी संपत्ति के किसी सही स्वामित्व का एहसास करने और इसे बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जबकि आप सही मार्गदर्शक के साथ कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कार्रवाई होती है जो आपका जानना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।